हेलो दोस्तों, इनसाइट एरिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपकी एक नई यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करने वाले हैं और इस यूनिट से आपके एंट्रेंस एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये यूनिट आपके 12th का ही पहली यूनिट है, ठीक है, स्थिर वैद्युत की यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक। और ये जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और काफ़ी इजी भी है अगर इसको ध्यान से समझेंगे तो, ठीक है। अगर इसको आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो काफ़ी बहुत ही आसान यूनिट ये आपको लगेगी। इसमें कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए। तो चलिए स्टूडेंट, इस यूनिट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्थिर वैद्युत की, ठीक है। स्थिर वैद्युत की यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो पहला चैप्टर है वो आपका है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, ठीक है। पहला चैप्टर आपका है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये आपकी इस यूनिट का पहला चैप्टर है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ज की, ठीक है, कि वैद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, ठीक है। जैसे सबसे इसको समझने के लिए सबसे एक सटीक एग्जांपल ले लो। जैसे अगर कहीं पर भी मास है, ठीक है, मास यानी कि द्रव्यमान है, तो किसी भी पार्टिकल पर पृथ्वी क्या करेगी? गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, ठीक है। कौन सा बल लगाएगी? गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, ठीक है। उसको अपनी ओर क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। तो यानी जहाँ पर भी मास होता है वहाँ पे ऑटोमेटिक गुरुत्वाकर्षण बल जो है काम करता है, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से जो आपका चार्ज है, चार्ज भी किसी भी पार्टिकल का वह गुण है, ठीक है। चार्ज जो है वो क्या है? किसी पार्टिकल का वह गुण जिसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। चार्ज किसी यानी कि वैद्युत आवेश जो है किसी पदार्थ का या किसी पार्टिकल का वो एक प्रॉपर्टी है, एक प्रकार का गुण है जिसकी वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट होती हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई चार्ज की। तो चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी है जो हमें ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। प्रॉपर्टी तो बहुत सारी हैं चार्ज की, लेकिन जो हमें बेसिक रूप में जिसका यूज हमें है उसको जो है जानना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो अगर चार्ज की हम पहली प्रॉपर्टी की बात करें जो इम्पॉर्टेंट है, चार्ज जो है ये हमेशा और हमेशा क्वांटा के रूप में चलता है, यानी कि ये पूरा एक होल नंबर में होता है, ठीक है। ये फ्रैक्शन में नहीं होता है। यानी चार्ज जो है हमारा Q = NE होता है। क्या होता है? Q = NE। कहने का मतलब है जो आवेश है यानी कि चार्ज है वो E यानी कि इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, पूर्ण गुणज के रूप में होता है। जहाँ पे N जो है एक क्या है? पूर्ण संख्या, एक पूर्ण संख्या या एक पूर्णांक है, ठीक है। एक क्या है? पूर्णांक है। तो बात ये समझ में आ गई। दूसरी प्रॉपर्टी है चार्ज की। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, अगर यहाँ पे चार्ज की जो यूनिट है वो तो आप सबको पता है कि चार्ज की यूनिट जो है वो क्या होती है? इसका मात्रक जो है क्या होता है? कूलाम होता है, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर कह दिया जाए एक कूलाम, ठीक है, एक कूलाम आवेश में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन सिंपल सा एकदम हलवा जैसा क्वेश्चन यानी लड्डू सा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो देखिए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 8.85 गुणे 10⁻⁻12 इलेक्ट्रॉन जो है होते हैं। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो निकल के आ जाएगा यहाँ से Q = क्या फार्मूला जानते हो? NE। Q का मान दिया 1, E का मान जानते हो कितना होता है? 1.6 गुणे 10⁻⁻19, ठीक है। 1.6 गुणे 10⁻⁻19। तो N = इससे इधर क्या गुणा है, इधर आएगा भाग हो जाएगा, ठीक है। तो इधर जब भाग हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1/1.6 गुणे 10⁻⁻19, ठीक है। ये ऊपर जाएगा प्लस का 19 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा n =
1.1, ठीक है, 16 इंटू 10 की पावर प्लस 19, ठीक है, 10 की पावर प्लस 19। अब देखो इससे इसमें भाग करो, तो इससे इसमें अगर हम भाग करेंगे तो दशमलव को हटाने के लिए सबसे पहले तो क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, ठीक है, और दशमलव को हटाने के लिए सीधे सीधे 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, ठीक है, तो ऊपर हो गया 10, नीचे हो गया 16। अब भाग जाएगा नहीं तो दशमलव, ठीक है, 100 हो गया, 16 6 बार जाएगा, ठीक है, 6 2 5 इंटू 10 की पावर 19, ठीक है। तो दशमलव को अगर हम एक अंक जो है आगे से पीछे कर दें तो 6.25 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, 1 घट जाएगा। क्यों? क्योंकि हम दशमलव को आगे से पीछे ले जा रहे हैं। जब दशमलव को हम क्या करते हैं, आगे से पीछे ले जाते हैं तो इसकी पावर कम होती है, और जब पीछे से आगे ले आते हैं तो इसकी पावर क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो इंटू 10 की पावर 18, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलाम आवेश में, ठीक है, एक कूलाम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इससे पहले हमने शायद स्टार्टिंग में कुछ 8.85 ऐसा समथिंग कुछ बोला था, तो सॉरी, वो जो है 8 पॉइंट, ठीक है, 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ये जो है आपके एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। किसका? एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, जो कि अभी जो है कूलाम्स ला जब बताया जाएगा तो वहाँ फार्मूले में यूज होता है, F = फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसी एप्सिलॉन नॉट की ये वैल्यू होती है, ठीक है। तो अभी इसको भी कैलकुलेट करवाया जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो हमारा चार्ज है, ठीक है, चार्ज जो है ये ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हुआ है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो है बेसिक प्रॉपर्टी थी जिसका यूज़ जो है हमें ज़्यादा करना था। प्रॉपर्टी और सारी भी हैं, लेकिन और डिटेल में जो है हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जो है अपना मेन फोकस बनाना है एंट्रेंस एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम के अकॉर्डिंग जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है उसी के बिल्कुल अकॉर्डिंग सबसे पहले हम आपको वो चैप्टर पढ़ाएंगे जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हों, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको पढ़ाने के बाद जैसे आपका 11th का जब प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, वहाँ से ठीक थर्मोडायनेमिक्स यानी कि ऊष्मागतिकी से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो ऐसे ऐसे जो कूद के जो है टॉपिक पढ़ाए जाएंगे और जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई, आवेश के बारे में हो गया, ठीक है। तो अब बात करते हैं वैद्युत बल की, ठीक है, वैद्युत बल यानी कि कूलाम्स लॉ की, ठीक है। तो वैद्युत बल की अगर हम बात करें तो वैद्युत बल जो है दो आवेशों के बीच, वैद्युत बल दो टाइप के कार्य कर सकते हैं। पहला जो है आकर्षण का भी हो सकता है और दूसरा प्रतिकर्षण का भी हो सकता है, ठीक है। और कब आकर्षण होगा, कब प्रतिकर्षण होगा, ये इंटर में आपने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। अगर जो है हमारे विपरीत चार्ज हैं तो आकर्षण का बल लगेगा, ठीक है, लेकिन अगर सेम चार्ज है तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा, सिंपल सी बात है। और इन्हीं बल को हम क्या कहते हैं, दो स्थिर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल, ठीक है, जिसको जो है कूलाम ने दिया था। तो कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग, कूलाम का नियम की डेफिनेशन क्या है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों बिंदु आवेशों के परिमाणों के गुणनफल और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम के लॉ का स्टेटमेंट है, ठीक है। और जिसे हम लोग पूरा डिराइव करके इस तरीके का उनका स्टेटमेंट है, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, जैसे मान लीजिए ये हमारा चार्ज Q1 है, ये हमारा चार्ज Q2 है, इनके बीच के अगर डिस्टेंस हम R ले लें तो ये होगा पहला इक्वेशन, और दूसरा F प्रोपोर्शनल 1/r², ठीक है। अब इन्हीं को अगर कंबाइन किया गया था तो कितना निकल के आया था, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। अब ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाने के लिए कांस्टेंट k लाया गया था, ठीक है, एक कांस्टेंट k लाया गया था, और जहाँ पे k की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, k = होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹9। कितना होता है, 9 × 10⁹9, ठीक है। अगर इसके हम मात्रक की बात करें तो इसका जो मात्रक होता है वो आपका होता है Nm²/m²,
कूलम स्क्वायर, ठीक है, ये इसका मात्रक होता है। ठीक, काफ़ी शार्ट में चल रहे हैं, ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं, क्योंकि इसका डेरिवेशन से हमें कोई लेना देना है नहीं, ठीक है, डेरिवेशन तो पूछता नहीं है, इस पर न्यूमेरिकल जो है पूछे जा सकते हैं, तो डेरिवेशन जो है कराने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट आप लोग इसको जानते रहिए। हाँ, यहाँ से अगर बाय द वे एप्सिलॉन नॉट का मान निकालने के लिए आपसे पूछ लिया जाता है, तो एप्सिलॉन नॉट का मान आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का मान यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? इतना इक्वल टू इतना होता ही है, यहाँ पे पाई का मान रख देना 3.14 या 22/7, और उसके बाद इसको क्या करना, सॉल्व कर लेना। अभी भी जो मैंने बताया था 8.85 × 10⁻12 आएगा इसका आंसर, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक आएगा, ठीक है, सॉल्व करोगे तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू इतना आएगा, ठीक, यही चीज़ निकल के आएगा। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। और ये वैद्युत बल दो स्थिर बिंदु आवेश, जैसे ये आवेश हमारा Q1 है, ये आवेश Q2 है, तो इसके बीच वैद्युत बल कार्य क्यों करता है? तो सिंपल सा एग्जांपल अभी हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, कहीं पर भी अगर आप मास है यानी कि द्रव्यमान है, तो पृथ्वी की द्वारा उस पर क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा ही लगेगा। यानी अगर मास है तो गुरुत्वाकर्षण बल अप्लाई होगा। उसी तरीके से अगर आपका चार्ज है तो उसके बीच वैद्युत यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है कार्य करेगा। इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानते हैं, ठीक है, चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। हाँ, इसका जो मात्रक होगा वो न्यूटन होगा, इसकी जो डायमेंशन होगी, डायमेंशन भी कभी कभी पूछता है, ठीक है, तो बल की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, बीमा mL/-2, ठीक है, mL/-2, ठीक। एक क्वेश्चन कभी कभी डायमेंशन का पूछ लेता है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको डायमेंशन निकालना बता देता हूँ कि किस तरीके से आप जो है डायमेंशन निकालेंगे किसी भी चीज़ का। बहुत ईजी है, ठीक है। सबसे पहले आप काम जो है क्या करिए, जैसे मान लीजिए हमें बल का ही डायमेंशन निकालना है, किसका, फोर्स यानी कि बल का डायमेंशन निकालना। तो सिंपल F = जो भी हम जानते हैं, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान यानी कि m, त्वरण यानी एक्सेलरेशन a, ठीक है। अब m की बीमा क्या होती है, m का मतलब होता है मास यानी कि द्रव्यमान, और मास की बीमा क्या होती है, m होती है, ठीक है, इनटू, और डायमेंशन को हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है, इनटू ए की बीमा, ए क्या है, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का देखिए बीमा कहाँ से निकल के आती है, मात्रक पे जाइए, इसका मात्रक क्या होता है, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर/सेकंड², मीटर/सेकंड²। और मीटर क्या है, किसकी यूनिट है, लेंथ की, ठीक है, लेंथ, और लेंथ की जो बीमा होती है वो क्या होती है, L, ठीक है। इसकी बीमा क्या होती है, इसकी बीमा सेकंड, सेकंड किसकी यूनिट है, टाइम की, और टाइम की बीमा क्या होती है, T, ठीक है। तो T की पावर नीचे है, ठीक है, तो L और नीचे हो जाएगा T⁻², इसको ऊपर शिफ्ट करोगे तो L⁻², ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगा T⁻²। अब इसी को क्या कर लो, अरेंज कर लो, mL⁻², यही बल की क्या हो गई, बीमा हो गई, ठीक है। तो डायमेंशन निकालने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें जैसे हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए लंबाई है या दूरी है, ठीक है, जो दूरी है या लंबाई है, इसकी जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, L होती है, ठीक है। समय की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, T होती है। द्रव्यमान की यानी कि मास, द्रव्यमान की जो डायमेंशन होती है वो कैपिटल M होती है, ठीक है। और धारा की जो डायमेंशन होती है यानी कि एम्पियर होता है, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, ठीक है, और ये होता है, ठीक है। तो ये जो है कुछ आपकी बेसिक बीमा है, इसी के आधार पे जो है आपको सारी बीमा कैलकुलेट करनी होती है, ये मेन चीज़ है, ठीक है। कहीं पर भी बीमा आप देखेंगे तो बीमा में यही 4 चीज़ें इंक्लूड होती हैं,
बहुत करेगा तो थीटा इसमें और आ जाता है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का अगर आपको मात्रक निकालना है तो सबसे पहले आप उसको किसी भी भौतिक राशि की, ठीक है, यानी फिजिकल क्वांटिटी की अगर आपको जो है डायमेंशन पता करनी है तो उसको आप ब्रेक कर दो किसमें, उसके छोटे छोटे, यानी उसका मात्रक क्या बनेगा, और उसके भी मात्रक को तोड़ दो कि उसका मात्रक आया कहाँ से। जैसे अभी मैं एक और आपको बताता हूँ, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र, इसकी विमा क्या होती है? तो वैद्युत क्षेत्र को हम लोग ई से लिखते हैं और ई इक्वल टू फार्मूला होता है एफ अपान क्यू। क्या होता है? एफ अपान क्यू, ठीक है। तो हमें डायमेंशन चाहिए किसकी? ई की। तो ई की डायमेंशन के लिए हमें एफ की डायमेंशन लिखनी पड़ेगी और उसके बाद फिर क्यू की डायमेंशन, ठीक है। एफ की डायमेंशन तो हमें पता है कितनी है, एम एल टी की पावर -2, क्योंकि अभी भी निकाली गई है, ठीक है। यहाँ देखिए निकाला मैंने। क्यू बराबर क्या होता है? पढ़ चुके हैं, आई इंटू टी, ठीक है। या धारा की परिभाषा, धारा आई बराबर क्या होता है? क्यू अपान टी। तो यहाँ से क्यू बराबर आई इंटू टी, आई यानी कि धारा, ठीक है। तो इसका ए, उसके बाद क्या है? क्यू इक्वल टू टी, टी यानी टी फॉर टाइम, यानी कि कैपिटल टी इसकी बीमा। तो ये हो गई बीमा, इसको शिफ्ट कर दो ऊपर, एम एल टी की पावर -3 ए की पावर -1, ठीक है। टी की पावर यहाँ नीचे 1 है, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, वो -2 पहले से है तो -1 -2 कितना हो गया? -3, और इसकी पावर 1 है तो ऊपर जाएगा ए की पावर -1, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसकी डायमेंशन हो गई, ये इसकी बीमा हो गई, ठीक है। तो किसी भी भौतिक राशि की अगर आपको बीमा निकालनी है तो सबसे पहले काम क्या करिए, ये पता है, उसके बाद उसका मात्रक क्या बन रहा है, बेसिक मात्रक, ठीक है। हालांकि इसका मात्रक तो हमको पता है क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम, और न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। कूलाम किसका मात्रक है? आवेश का। तो एफ अपान क्यू, ठीक है। सबकी अलग अलग हमने निकाल लिया। चलिए अब बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की, ठीक है। अब थोड़ा सा जो है अपनी स्पीड बढ़ाएंगे हम, ठीक है। जल्दी जल्दी जो है थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, और बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो बता दीजिएगा, हम थोड़ा स्पीड अपना स्लो कर लेंगे, ठीक। बस हमारा मेन टारगेट ये है कि आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। पता चला हम बहुत स्पीड में चल रहे हैं और आपको ना समझ में आए तो फिर हमारे पढ़ाने का फ़ायदा ही क्या, ठीक है। हमारी पूरी कोशिश होती है कि मैं जो कुछ भी पढ़ाऊँ आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। अगर आपको बेहतर समझ में आ रहा तो समझ लीजिए हमारी मेहनत सफल है, अदरवाइज किसी काम की नहीं है। तो चलिए बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई क्या है, चार्ज है, यानी कि आवेश क्यू है, ठीक है। तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने से पहले आप इधर आ जाइए थोड़ा सा। जैसे अगर मान लो हमने क्या किया, एक मैग्नेट ले लिया, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, एक मैग्नेट हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एक मैग्नेट यानी कि एक चुंबक। अब हम क्या देखते हैं कि अगर यहाँ पे लोहे के टुकड़े को रखते हैं तो ये अपनी तरफ इसको क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। इस टुकड़े को यहाँ कर दे रहे हैं तब भी अट्रैक्ट कर ले रहा है। लेकिन अगर इस टुकड़े को धीरे धीरे ऐसे बढ़ा दे तो एक सिचुएशन ऐसी आती है कि उसके बाद ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाता। तो इसी तरीके से इस चुंबक के चारों ओर एक ऐसा जो है रीजन होगा, ठीक है, कि जहाँ पर रखने पर ये इसको अट्रैक्ट कर ले रहा, और उसके बाद अगर हम किस लोहे के टुकड़े को रख रहे हैं तो ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो जहाँ तक ये इसको अट्रैक्ट कर ले रहा है, यानी जहाँ तक इसका इफेक्ट काम कर रहा है, ठीक है, जहाँ तक इस चुंबक का प्रभाव है वो इसका क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से ये चार्ज है यानी कि आवेश है। अब अगर हम कोई दूसरा आवेश ले लें, परीक्षण आवेश Q0, इसके आसपास रखें, तो इस परीक्षण आवेश पर ये आवेश जिस एरिया के अंदर जो है इस पे इफेक्ट डालेगा वो पूरा एरिया इसका क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है। जहाँ पर इसका प्रभाव नहीं रहेगा वो इसका वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। तो यानी किसी आवेश के
चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर किसी परीक्षण आवेश को रखने पर उस परीक्षण आवेश यानी वो परीक्षण आवेश अपने ऊपर बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, सिंपल सी बात समझ में आ गई कि इसके अराउंड चारों ओर का वो रीजन जो है इसका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा, जहां तक कोई भी टेस्ट चार्ज अपने ऊपर फोर्स फील करेगा यानी अपने ऊपर बल का अनुभव करेगा। ठीक है, तो ये हो गई परिभाषा किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा अगर हम बात करें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या है कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, ठीक है, किसी बिंदु पर रखे गए परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F और उस परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कहने का मतलब अगर शॉर्ट फॉर्म में इसको मैथमेटिकल टर्म में समझें, हम समझने की कोशिश करें तो F इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को E से डिनोट करते हैं। E इक्वल टू होता है F अपान Q नॉट, F अपान Q नॉट। ठीक है, F अपान Q नॉट ये फार्मूला होता है। यानी किसी भी वैद्युत क्षेत्र में, जैसे मान लो ये पॉइंट P है, यहाँ पे हमें क्या करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर बतानी है तो इस पर हम सिंपली क्या करेंगे? एक परीक्षण आवेश यानी कि एक टेस्ट चार्ज लाकर रख देंगे। तो टेस्ट चार्ज जब रखेंगे तो इस टेस्ट चार्ज का जो परिमाण है यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो मान लेते हैं कितना है? Q0 है। तो और इसकी वजह से इस पर लगने वाला जो फोर्स है वो F है। ठीक है, तो F अपान Q0 को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब अगर इसके हम फार्मूले की बात करें तो F का फार्मूला क्या होता है? 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपान R स्क्वायर, इसके बीच की अगर डिस्टेंस R ले लें, नीचे डिवाइडेड बाई आपका Q0। तो Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, क्या फार्मूला निकल के आ गया? 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि किसी भी कोई भी चार्ज है अगर इससे R डिस्टेंस पर कोई भी पॉइंट P है तो अगर वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, इस फार्मूले का। बात बिल्कुल सिंपल क्लियर समझ में आ गई। तो ये तो था एक आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास कई सारे चार्ज हों, ठीक है, ये आवेश Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, ठीक है, ये अलग अलग चार्ज हैं और इन सारे अलग अलग चार्जों की वजह से यहाँ पर कोई पॉइंट P है, यहाँ पे हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E कैलकुलेट करनी हो तो क्या करेंगे? इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, इसकी वजह से कैलकुलेट करेंगे, इसकी वजह से कैलकुलेट करेंगे और इसकी वजह से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सभी की वजह से कैलकुलेट करेंगे और सबका डायरेक्शन भी निकाल लेंगे। ठीक है, डायरेक्शन निकालने के बाद सबको मैथमेटिकल सम कर देंगे। ठीक है, E इक्वल टू वेक्टर सम होता है E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। ठीक है, ये चीज़। और एक चीज़ कैसे पता करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसकी डायरेक्शन किधर होगी? तो वो डिपेंड करेगा आपके चार्ज पर। किस पर? चार्ज पर। अगर आपका प्लस चार्ज है, क्या है? प्लस चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो क्या हो जाएगी? चार्ज से चलकर इनफाइनाइट की ओर यानी बाहर की ओर, इस डायरेक्शन में इसकी, ठीक है, इस दिशा में इसकी डायरेक्शन होगी। लेकिन प्लस चार्ज की वजह से आउटवर्ड, ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन में अगर ये प्लस चार्ज है तो यानी इधर अगर हम निकाल रहे हैं तो इसी डायरेक्शन में इसकी क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। लेकिन अगर आपका नेगेटिव चार्ज है, माइनस Q है, तो इसकी वजह से इनवर्ड होता है। क्या होता है?
इनवर्ट होता है, ठीक है, माइनस चार्ज में। और मान लो यहाँ पे लिखा हुआ -q -3, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E3 उसकी दिशा ये हो जाएगी, E3 की ये, और E1 की दिशा ये, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो बात समझ में आई। तो इसी तरीके से वेक्टर सम जो है सबका कर लिया जाएगा, ठीक। यहाँ तक बात सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गई। तो चलिए एक होमवर्क का क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल भी है। जैसे मान लीजिए कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इसकी हर एक साइड L है और सभी पर एक चार्ज रखा हुआ है Q। क्या रखा हुआ है? एक चार्ज रखा हुआ है Q, ठीक है। और उसके बाद इसके सेंटर पर, यानी कि इसका जो सेंटर है, कैसा सेंटर, अगर इसको सेंटर मान के हम रेडियस खींचें, यानी तो हम कुछ और लिख दे रहे हैं ABC, इसको नाम देते हैं O, ठीक है। इसको अगर मिलाएं ऐसे, AO = OB = OC, ये चीज़ और गिवन हुआ है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो, E का मान, ठीक है, E का मान कैलकुलेट करना हो तो कितना आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन होमवर्क में है और सारे चार्ज हमारे क्या हैं? पॉजिटिव चार्ज हैं। कैसे चार्ज हैं? पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है, सभी पॉजिटिव चार्ज हैं। अब आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे रखे हुए चार्ज की वजह से यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे रखे हुए यहाँ, ये दूरी आपको निकालनी होगी। चलिए अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो मैं ये भी बता दे रहा हूँ। ये जो डिस्टेंस आएगी, ये डिस्टेंस आपकी आएगी 1/3 L/3, सॉरी L/√3, ठीक है, L/√3, ठीक है। ये इतनी डिस्टेंस L/√3, ठीक है। ये सारी डिस्टेंस यहाँ पे हमने लिख दिया है L/√3। अब बस आपको फार्मूला यूज करना है और उसके बाद जो है मान निकाल कर बताना है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई स्टूडेंट सभी को। तो यहाँ तक सभी को अच्छी तरीके से समझ में आया, तो अच्छी बात है। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन हिट कर लें, जिससे हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसके आगे कल के वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।